हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई थिंक आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आपकी स्टडी है बहुत अच्छी चल रही होगी। देखो, इससे जस्ट पहले मैंने आपको डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स की जो आपके आरटीपीसी इंस्टीट्यूट ने नवंबर 23 एग्जामिनेशन की अभी लेटेस्ट जो आपके पोर्टल पे अपलोड किए वो सॉल्व कराई थी। आप उसको देख लीजिएगा। तो वहाँ पर मैंने इनकम टैक्स के सारे प्रोविजन मैंने आपको उसको सॉल्व करा दिए थे। सारे आपके केस स्टडी के क्वेश्चंस थे और एमसीक्यू क्वेश्चन थे, मैंने सारे आपके कंप्लीटली सॉल्व करा रखे हैं और ये आपके वीएसआई चैनल पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इसी तरह से अब मैं जीएसटी के आपको क्वेश्चंस पार्ट बी में आपको करा रहा हूँ। तो जो जीएसटी के आपके आरटीपी के क्वेश्चंस हैं वो आज अपन क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। देखो, मैंने हमेशा आपको कहा है कि अपनी जो वीएसआई की जो स्टडी होती है वो आपके सी इंस्टीट्यूट के एग्जाम पैटर्न पे होती है। तो जिसने भी अपनी क्लास में नोट्स पढ़े हैं या फिर क्लास दी है तो उसको कहीं पे भी किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है कि चाहे आरटीपी का हो, चाहे एसएम का हो, चाहे पास्ट एग्जामिनेशन का हो, सारी चीज़ उसमें अपने ऑलरेडी कवर्ड है। तो आज मैं यहाँ पर जीएसटी की आरटीपी और केस स्टडी लेके चल रहा हूँ, तो इसमें अपन डिस्कस करेंगे और सारी चीज़ें देखो आपके अपडेटेड जो मटेरियल था वो मैंने क्लास के अंदर आपको ऑलरेडी शेयर कराया, तो वो आपको देखने से मिल जाएगा। आरटीपी आपके एग्जाम के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उसमें जो भी स्टेटरी अपडेट आते हैं वो आरटीपी में रहते हैं और वो स्टेटरी अपडेट एग्जामिनर आपसे हमेशा पूछता है, आपसे रिक्वायर्ड करता है। तो मैं आरटीपी को यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ जीएसटी की को। देखो, फर्स्ट केस स्टडी को अपन यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं स्टूडेंट। फर्स्ट केस स्टडी में आपके लिए स्टडी पे डिस्कस करने के लिए चल रहा हूँ। क्वेश्चन बहुत आपके इजी है, जिन्होंने अपनी क्लास नोट्स लिए हैं उनके लिए तो कहीं दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मैंने आपको हमेशा क्या कहा है कि केस स्टडी को पढ़ने से साथ साथ आप पहले ये देखो कि एग्जामिनर आपसे क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट रखता है, क्या क्या आपसे रिक्वायर्ड कर रहा है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यदि वो चीज़ आपको समझ में आती है तो आपको पढ़ते वक्त सारी चीज़ का ध्यान रहेगा, तो आपको टाइम बचेगा, 2 बार पढ़ने का टाइम बचेगा। तो मैं सबसे पहले देखो रिक्वायरमेंट क्या क्या है वो यहाँ पर देखता हूँ क्वेश्चंस की। बेस्ड ऑन द फैक्ट of the case scenario given above, choose the most appropriate answer. Question 1 to 5. Determine the aggregate turnover of Bali bells for the month of September. September month का aggregate turnover पूछा है, चलो वो देख लेंगे अपन। फिर आता है Bali Bell want to avail ITC on GST paid on heavy steel machinery purchased in September. Which of the following statement is true? तो ये आपके पूछा है कि कितना ITC मिलेगा, ये भी अच्छा है क्वेश्चन, ठीक है। Whether Bali Bell can avail ITC on free sample, avail ITC on free sample of goods distributed in the month of October. तो फ्री सैंपल तो ब्लॉक रेट में थे, याद करो ब्लॉक रेट पढ़ाया था। यदि आप जीएसटी कलेक्ट नहीं कर रहे हो तो जीएसटी भी का आईटीसी भी नहीं ले सकते, केवल उसी पे मिलता है जिसपे आप जीएसटी पे करते हो, याद है ना ये तो। हाँ जी, ब्लॉक रेट। Whether Bali Bells can avail ITC on free sample, ये आपके हो गया। Bali Bells can claim ITC on input received in July for preceding financial year up to of the current financial year। तो ये आपको मैंने स्टेचुरी अपडेट कराया था। लास्ट कब तक लिख सकते हैं? 30th of नवंबर या फिर 30 of 1st दिसंबर, जो जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न विच अर्लियर होती है। तो ये आपके से बता रखा है, तो ये भी अपना ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कोई टफ नहीं है, सीधा सिंपल सा है। देन कंप्यूट द वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर द सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 मेड बाय द बाली बेल्स इन द नवंबर। ये इसमें आपके बता रहा है। तो देखो अपन स्टार्ट करते हैं अपने यहां से। अब अपन को चीज पता चल गया, आइडेंटिफाई हो गया कि हमें क्या क्या स्टडी करना है, क्या क्या लेना है। तो बाली बेल्स लिमिटेड हेयर आफ्टर रेफर एज बाली बेल्स ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। क्या है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ये, रजिस्टर्ड इन चेन्नई तमिलनाडु, प्रोवाइड द, कहां पर है? चेन्नई के तमिलनाडु में। प्रोवाइड द फॉलोइंग आउटवर्ड सप्लाई इन द मंथ ऑफ सितंबर। आउटवर्ड सप्लाई अपने एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट होगी और उसने सितंबर मंथ की पूछी आपसे। देखो मंथ ऑफ सितंबर, तो देखो आपके
टैक्सेबल सप्लाई, एग्जम्प्टेड सप्लाई, इंटरेस्टेड सप्लाई, एक्सपोर्ट सप्लाई एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनती है। यहां टैक्सेबल और एग्जम्प्टेड दोनों दे रखे हैं, इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई है। टैक्सेबल आपके हुई है इंट्रा और इंटर 40 लाख और 30 लाख, तो टोटल कितना गया 70 लाख। लेकिन एग्रीगेट टर्नओवर में तो टैक्सेबल और एग्जाम दोनों को मिलाकर देखते हैं, दोनों का मिला के देखते हैं। ये हो गया 25 लाख। तो मैं स्टूडेंट इधर ही बना देता हूं एग्रीगेट टर्नओवर सितंबर मंथ का एग्रीगेट टर्नओवर कितना जाएगा फिर 95 लाख। क्लियर है स्टूडेंट? 95 लाख आपके एग्रीगेट टर्नओवर आ जाएगा। बाली बेल्स लिमिटेड सोल्ड लैंड रुपीस कितना हो गया 2 करोड़ एक्सक्लूडिंग जीएसटी। देखो लैंड आपके नेगेटिव लिस्ट में है, ना तो गुड्स है ना ही सर्विस है, तो ये टर्नओवर का पार्ट कभी भी नहीं बनेगा, ये टर्नओवर का पार्ट कभी भी नहीं बनेगा। गुड्स होने के लिए मूवेबल, एवरी काइंड ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स क्या है? एवरी काइंड ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी एज पर सेक्शन गुड्स की डेफिनेशन पढ़ाई थी सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। गुड्स क्या है? एवरी काइंड ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब है जिसको अपन एक जगह से दूसरी जगह लाया ले जाया जा सकता है। जैसे मैंने कहा ये मार्कर है, ये कैमरा है, ये फर्नीचर है, ये लैपटॉप है, ये कंप्यूटर है, ये सब मूवेबल है। लेकिन मैंने कहा बिल्डिंग है, लैंड है, मूवेबल होती नहीं है, ये मेंशन नेगेटिव लिस्ट में भी होती है। तो जो गुड्स है वो टर्नओवर का पार्ट बनेगा, तब ये गुड्स ही नहीं है ना ही सर्विस है, तो एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट भी नहीं बनेगा। तो पहली चीज है तो गुड्स होनी चाहिए या सर्विस होनी चाहिए। तो सेल्स ऑफ द लैंड इमूवेबल हो गई, ना तो गुड्स है ना ही सर्विस है, तो टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगा। इन द मंथ ऑफ सितंबर तो दिस द लैंड नॉट इन गुड्स, इमूवेबल हो गई, दिस द इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इसको टर्नओवर का पार्ट नहीं मानना। बाली बेल्स परचेज 1 heavy steel machinery in the month of September 1 lakh excluding GST is 18%. Bali Bells capitalize the value of machinery along with GST paid. Oh, capitalize कर दे GST on the same in the books of accounts and claim depreciation. जैसे ही depreciation claim कर लिया भैया ITC नहीं मिलेगा। claim depreciation जैसे ही मैंने कहा depreciation component पे आपने यहां पर डेप्रिसिएशन जीएसटी कंपोनेंट पे आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया तो फिर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। क्लेम डेप्रिसिएशन यानी जो जीएसटी वाले अमाउंट पे आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया तो आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। क्लेम डेप्रिसिएशन तो नो आईटीसी इज अवेल। इन फुल वैल्यू ऑफ मशीनरी। अपना एक क्वेश्चन था जिसके आईटीसी पूछा था हैवी स्टील पे मिलेगी क्या नहीं मिलेगी, साफ मनाओ कर दो। ये मैंने आपको साफ लिखवाया था, एग्जांपल भी कराया था। 1 लाख की मशीन थी 18%, तो मैंने कहा पूरा 1,18,000 यदि ले लिया तो आईटीसी नहीं मिलेगा। आपको आईटीसी लेना है तो 1 लाख तो मशीनरी में और 18,000 जीएसटी में रखना है, तब हम उस केस में 18,000 का इनपुट क्लेम कर पाएंगे। तो या फुल वैल्यू ऑफ मशीनरी एज वेल एज जीएसटी अमाउंट, तो आईटीसी नहीं मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस बाली बेल्स हैज ए टैक्स इनवॉइस डेटेड 25th July of the last financial year which respect inward supply 50,000 excluding GST 18%. Okay, the company has not availed ITC on the said invoice yet. अभी तक कोई इनवॉइस का ITC नहीं है, तो लास्ट डेट क्या होती है 30th of November और 31st July whichever is earlier. So 30th of November 31st December जो GST 9 की डेट होती है whichever is earlier, वहां तक दे सकते हैं। तो रिटर्न फाइल करने की डेट GST 9 या 30th of November, जो दोनों में से पहले हो जाए वहीं तक हम क्या ले सकते हैं आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। बाली बेल डिस्ट्रीब्यूट सम फ्री सैंपल ऑफ गुड्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर टू इट्स कस्टमर promote of the sale is the covered in the block rate.
ब्लॉक क्रेडिट का आपको आईटीसी नहीं मिलता है। एक एक चीज लिखवा के मैंने आपको एक एक चीज लिखवा के, तो फ्री सैंपल का आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। Bali Bells distributes some free sample of goods month of October to its customer to the promote its sales. Bali Bells made the supply during the November, detail of which are follow. Basic price of product, अपन तो TDS basic price पे करता है, before TCS, TCS से पहले। Under Income Tax Act 1961, 45,000 करेक्ट है। टैक्स कलेक्टेड सोर्स अंडर द इनकम टैक्स 1960, उस पर टीसीएस नहीं लगता, गवर्नमेंट के पैसे पे कभी भी नहीं लगेगा। इट रिसीव ए सब्सिडी ऑफ 3,500 भारत फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड। देखो मैंने कहा कि सब्सिडी की वजह से प्राइस में इन्फ्लुएंस हुआ है, प्राइस इन्फ्लुएंस हुआ है तो सब्सिडी का अमाउंट ऐड हो जाएगा, लेकिन ये सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से मिली है तो ऐड नहीं करना। लेकिन उसका इंपैक्ट देखना है, क्या उसकी वजह से प्राइस में कमी आई है, क्या प्राइस कम हुई है तो ऐड करना है, यदि प्राइस कम नहीं हुई तो ऐड नहीं करना। तो यह कह रहा है फॉर यूजेस ऑफ द ग्रीन एनर्जी एंड सब्सिडी वाज लिंक्ड टू यूनिट एनर्जी सेव एंड नॉट अ फोर्स प्रोडक्ट, लेकिन उस पर नहीं है, नॉट अ फोर्स प्रोडक्ट। बाली बेल हैज नॉट फर्निशिंग हिज इट्स एनुअल रिटर्न फॉर द प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर टिल द एंड ऑफ द नवंबर तक नहीं फाइल करी तो लास्ट डेट क्या होगी 30th of November। विल फर्निशिंग इन द मंथ ऑफ दिसंबर ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। ओके, assuming that there is no other outward and inward supply transition apart from the aforesaid transition in the month of September, October, November, all amount of given above are exclusive of tax, सारे एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। तो अपन बात करें यहां पर, ये तो सारे आपके केस स्टडी हो गई, आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी, केस स्टडी में तो कुछ भी नहीं है। अब अपन बात करते हैं पहला पॉइंट, डिटरमाइन द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ बाली बेल्स फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। तो बाली बेल्स का टर्नओवर अपन को देखना है सितंबर मंथ का, तो मैन का एग्रीगेट टर्नओवर की बात कर रहे हैं। टैक्सेबल टर्नओवर, एक्सपोर्ट टर्नओवर, इंटरस्टेट टर्नओवर और एग्जम्प्टेड टर्नओवर, ये सब आपके एग्रीगेट टर्नओवर में कवर होते हैं, बट एक्सक्लूड जीएसटी टैक्सेस। तो आपके मैंने बताया था 95 लाख अपने आ रहा था, तो 95 लाख ये देखो ये रहा आपके सामने किया। दिस वन इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट टैक्सेबल टर्नओवर का, ये एग्जम्प्टेड का 15 + 10 25, तो 95 लाख। तो 95 लाख इस केस में आपका आंसर हो जाएगा। तो एक बार स्टूडेंट्स को देख लीजिए आप, 95 लाख इसका आंसर आ जाएगा। Now, Bali Bells want to avail the ITC on GST paid on the heavy steel machinery। अरे फुल इनवॉइस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगा चुका, ये क्या कह रहा है देखो, डेप्रिसिएशन क्लेम ऑन द फुल इनवॉइस वैल्यू एज वेल एज जीएसटी अमाउंट। तो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया फुल इनवॉइस वैल्यू पे, तो भैया नहीं मिलेगा। तो क्या हो गया, ITC on machinery cannot be availed since the depreciation has been claimed on the GST paid on the machinery under the Income Tax Act 1961। यही है,
उस केस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने फुल इनवॉइस वैल्यू पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन जीएसटी अमाउंट, फुल इनवॉइस वैल्यू, इसमें इंक्लूडिंग जीएसटी, इसलिए कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, नो आईटीसी। तो भैया आईटीसी सोचो ही मत, फुल इनवॉइस पे लेकर चुका हो, इसलिए। नेक्स्ट आ जाइएगा, whether Bali Bells can avail ITC on free sample of goods distribute in the month of October। देखो सीधी सी बात है, सैंपल पे आईटीसी मिल ही नहीं सकता क्योंकि कवर्ड किसमें, ब्लॉक रेट में। तो नो आईटीसी ऑन फ्री सैंपल इज ब्लॉक्ड अंडर सेक्शन 17(5) ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। तो यही करेक्ट है क्योंकि ये अपन ने पढ़ा हुआ है। सीधा सीधा आपको देखते ही सीधा सीधा पता चल जाएगा ब्लॉक क्रेडिट का मैटर है साहब, ब्लॉक क्रेडिट का। तो आईटीसी तो सोचना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, क्योंकि वेदर बाली बेल्स कैन अवेल द आईटीसी ऑन फ्री सैंपल पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपके वो ब्लॉक क्रेडिट का मैटर है। तो मैंने आपको बताया था ब्लॉक क्रेडिट में जो आइटम चला गया उसका कभी भी आईटीसी नहीं मिलता। कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं, बाकी का कहीं पे भी उसका आईटीसी नहीं मिलने वाला। तो ये चीज आपकी सुनता रहे, तो उसमें हमें आईटीसी नहीं मिलेगा। अब इस केस में कह रहा है बाली बेल्स कैन क्लेम आईटीसी ऑन इनपुट रिसीव इन जुलाई फॉर प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर अप टू द करंट फाइनेंशियल ईयर। बाली बेल कैन क्लेम द आईटीसी ऑन इनपुट रिसीव इन जुलाई प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर का। कब तक ले सकते हो? 30 नवंबर, in the next financial year or date of filing of GSTR 9 जो कि एनुअल रिटर्न। whichever is earlier लिखा रखा है दिस इज स्टैट्यूटरी अपडेट। मैंने कहा इसमें मैंने बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट मार्क कराया था, याद करो। मैंने कहा ये आएगा ही आएगा एग्जाम में और इसका पूछेगा क्वेश्चन, क्योंकि पहले 30 सितंबर हुआ करती थी। तो मैंने आपको पीडीएफ में भी कर रखा है, ऐसे में मैंने कहा पुरानी डेट है तो स्टैट्यूटरी अपडेट के साथ मैंने पूरा पीडीएफ अपडेट करके दिया। वहाँ मैंने 30 नवंबर कराया, तो वो कह रहा है अभी तक नवंबर तक उसने नहीं फाइल करी है, अभी तक नहीं फाइल करी है। तो भैया 30 नवंबर लास्ट डेट होगी, फिर एनुअल रिटर्न की तो डेट 31 दिसंबर होती है ना, 31 दिसंबर। तो इसलिए फिर लास्ट 30 नवंबर के बाद उसको आईटीसी स्टूडेंट नहीं मिलेगा। तो 30 नवंबर के बाद उसको आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा, उसके बाद उसको आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा। तो देखो कितने सिंपल सिंपल आपके हैं। जीएसटी के तो मैंने कहा एमसीक्यू बहुत ही जाते हैं और क्वेश्चन भी बहुत ही अभी अपन फटाफट कर लेंगे, कहीं टाइम नहीं लगता। जीएसटी में तो मैंने कहा कि बहुत इजी आता है, पेपर भी बहुत इजी आता है। और मैंने कहा स्कोरिंग जीएसटी होता है, स्कोरिंग तो आप अच्छे से करोगे तो आराम से जीएसटी को कवर कर जाओगे। अब स्टूडेंट मैं आगे लेता हूं, देखो कंप्यूट द वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर द सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 मेड बाय बाली बेल्स इन द मंथ ऑफ नवंबर। देखो यहां पर कितना वैल्यू इस पे टैक्स के लिए कंसीडर होगा, तो अपन यहां पर बात करते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो अपन बात करते हैं Bali Bells made the supply during the November, detail of which are as follow. Basic price of product before TCS under Income Tax Act 1961 45,000, पूरा 45,000 रहेगा। टैक्स कलेक्ट किया है वो तो कहीं अलग से है। और इट रिसीव ए सब्सिडी रुपीज 3,500 फ्रॉम भारत फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड फॉर यूजेस ऑफ ग्रीन
एनर्जी एंड सब्सिडी वाज लिंक टू द यूनिट ऑफ एनर्जी सेव एंड नॉट अफोर्स प्रोडक्ट, उसमें इस प्रोडक्ट पे नहीं है, तो फिर कोई मतलब नहीं, सब्सिडी को तब रिड्यूस करते हैं, ऐड बैक करते हैं जब उसमें प्राइस में कमी हो, तो उसने कहा उससे कोई लिंक ही नहीं है। तो सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के तो वैसे ही ऐड नहीं होती, और उसके अलावा होती तो तब उसका इफेक्ट दिया जाता है जब उसकी वजह से प्राइस में कमी आई हो, जब उसकी वजह से प्राइस इन्फ्लुएंस हुई हो, प्राइस कमी नहीं हुई है तो नहीं ऐड करना। तो मेरे लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी हो जाएगी स्टूडेंट? 45,000 आपके आंसर आ गया। तो आंसर आ गया 45,000। ये आप देखिएगा आंसर हो गया आपका 45,000। एक बार देख लो आप इसको। अब अपन आगे लेते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी कर लेते हैं क्योंकि छोटे छोटे हैं इसके। देखो आपके फर्स्ट कंपलसरी जैसे क्वेश्चन आता है, तो मैंने कहा कि जीएसटी में तो बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, इनको मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। देखने से बड़ा क्वेश्चन है लेकिन है बहुत इजी, देखने से बड़ा है लेकिन है तो बहुत इजी। देखो अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो इसको क्वेश्चंस को लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कंपलसरी जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है, मैंने कहा जीएसटी में क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगता। अभी देखो आपके सामने मैं करता हूँ, आप खुद को लगेगा कि वास्तव में जीएसटी के क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं और बहुत अच्छे से आते हैं, बहुत अच्छे आते हैं। तो अपन बात करते हैं चिल लिमिटेड दिल्ली, ए रजिस्टर्ड सप्लायर, क्या है ये? ए रजिस्टर्ड सप्लायर मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी हैज मेड ए taxable supply of machinery during the month of March। किसकी बात कर रहे हैं? month of March की बात कर रहे हैं। It furnishing the following detail of each such machinery supplied, उसकी बात ही कर रहा है। तो यहां पर अपन बात करते हैं मशीनरी सप्लाइड की बात अपन कर रहे हैं। लिस्ट प्राइस ऑफ मशीनरी एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स कितनी आ रही है? 10 लाख। लिस्ट प्राइस 10 लाख है। सब्सिडी रिसीव फ्रॉम द सेंट्रल, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलती है, तो मैंने बताया था 15(2)E, यदि सब्सिडी मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट तो उसको कंसीडर नहीं करना, लेकिन इसके अलावा किसी से मिलता है तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड हो जाती है यदि उसकी वजह से प्राइस में इन्फ्लुएंस हुआ है, प्राइस गिरी है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है, कोई एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो सप्लाई ऑफ मशीनरी टू द गवर्नमेंट स्कूल, तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। एक्सक्लूसिव रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ मशीनरी इंक्लूडेड इट्स, ये इंक्लूड हुई है। सीरियल नंबर 1, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम एनजीओ, नाउ सब्सिडी रिसीव फ्रॉम एनजीओ फॉर सप्लाई ऑफ मशीनरी टू एन ओल्ड एज होम। एनजीओ से मिल रही है, इंक्लूड करो भैया,
क्योंकि एक्सक्लूसिव रेट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इंक्लूडेड इन सीरियल नंबर 1, इंक्लूडेड इन सीरियल, नहीं उस इंक्लूड कर रखी है जिससे प्राइस आपने कम की होगी, प्राइस कम की होगी, इंक्लूड के लिए बोल रहा है सीरियल नंबर 1, तो प्राइस इन्फ्लुएंस हुई है, तो इन्फ्लुएंस हुई तो ऐड कर दो, ये सब्सिडी 2 लाख रुपए ऐड होगी, इसकी वजह से प्राइस में कमी आई है तो ऐड होगी। टैक्स लेवेबल बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी, मैंने कहा जीएसटी के अलावा जो भी है वो सब ऐड करो, जीएसटी के अलावा जो भी है ये तो 15(2)(e), ये हो गया सेक्शन 15(2)(a), एनी टैक्स पेड बाय द एससी अदर देन जीएसटी टैक्सेस, जैसे मैंने कहा एक्साइज ड्यूटी है, म्युनिसिपल टैक्स है, लोकल टैक्स, सब ऐड करो, तो ये सब ऐड हो जाएंगे 15(2)(a) के साथ 2,50,000। पैकिंग चार्जेस ये भी ऐड होगा अंडर सेक्शन 15(2)(c), पैकिंग चार्ज ऐड कर दीजिए 1,25,000। नाउ वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी हो गई, दिस इज द कॉल ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, मैं ऐड कर दूं 10 लाख, 2 लाख, 250, 125, 15,75,000 वैल्यू ऑफ सप्लाई आपके आ रही है, 15,75,000 दिस इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई, इजी है, क्लियर है। द लिस्ट प्राइस ऑफ द मशीनरी इज आफ्टर कंसिडरिंग ऑफ 2 सब्सिडी, उसने कह दिया उसकी वजह से प्राइस में कमी है, लिस्ट प्राइस ऑफ मशीनरी इज आफ्टर कंसिडरिंग 2 सब्सिडी, आफ्टर कंसिडरिंग यानी उसकी वजह से प्राइस में इन्फ्लुएंस हुआ है तो ऐड बैक करना पड़ेगा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी ऐड नहीं होती है, ये मैंने लिखवा रखा है। हाउ अदर चार्जेस टैक्स एंड फी आर चार्ज टू द कस्टमर ओवर द अबव लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस के ऊपर चार्ज होंगे, ओवर द अबव लिस्ट प्राइस, कि आपके ओवर द अबव लिस्ट प्राइस के ऊपर चार्ज किए जा रहे हैं तो आपको ऐड करना होगा, क्लियर है स्टूडेंट्स, ओके। नाउ further the company has provided the information relating to purchase made service available by it in respect of the supply of the said machinery during the month of March, यानी परचेज की बात हो रही है, परचेज यानी मेरा इनपुट की बात हो रही है, आईटीसी की बात हो रही है, आईटीसी इनपुट की बात हो रही है, मार्च मंथ की, मार्च मंथ के इनपुट की बात हो रही है। मैंने कहा एक तो आउटवर्ड सप्लाई होती है, एक इनवार्ड सप्लाई होती है, तो ये इनवार्ड सप्लाई की बात हो रही है, परचेज की बात हो रही है। रॉ मटेरियल टू बी रिसीव इन द मंथ ऑफ अप्रैल 8,50,000, तो 850 रॉ मटेरियल रिसीव हुआ है तो उसका तो मुझे क्या होगा स्टूडेंट, आईटीसी मिल जाएगा ना, बिल्कुल आईटीसी आपको मिलना चाहिए, तो आईटीसी आपको मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा, अप्रैल में, और मैं कैलकुलेशन कब की कर रहा हूं, मार्च मंथ की, देखो मैंने इसलिए हाईलाइट किया मार्च मंथ की। रॉ मटेरियल का आईटीसी मिल जाता है, लेकिन मैंने कहा जब तक गुड्स रिसीव नहीं होगा आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, आईटीसी के प्रोविजन में लिखवा रखा है जब तक गुड्स आपको रिसीव नहीं होगा तब तक आईटीसी नहीं मिलेगा, लॉट में मिलता है, जब तक लास्ट लॉट नहीं मिल जाता तब तक आईटीसी नहीं मिलता, तो एक एक चीज मैंने लिखवा रखी है, आप नोट्स को देखना, आईटीसी मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छे से करना, फर्स्ट कंपल्सरी क्वेश्चन आता है, और देखो सीधा सिंपल से बच्चे देखते हैं रॉ मटेरियल परचेज किया आईटीसी ले लो, लेकिन कौन से मंथ में आ रहा है ये, अप्रैल में, मेरे को आईटीसी बुक करनी है मार्च मंथ की, तो ये आईटीसी नहीं मिलेगी। आ गया रीजन समझ में, क्लियर। मेंबरशिप ऑफ क्लब अवेल फॉर एम्प्लॉय वर्किंग इन द फैक्ट्री नॉट ऑब्लिगेटरी टू द प्रोवाइडेड अंडर एनी लॉ, ब्लॉक क्रेडिट अंडर सेक्शन 17(5) ब्लॉक क्रेडिट, यदि मेंबरशिप फीस पे की है, लेकिन मैंने कहा स्टेट्यूटरी ऑब्लिगेशन में किया गया तो आईटीसी मिल जाएगा, तो उसने देखो मैंने कहा क्वेश्चन बताएगा, मुझे कहते सर कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन बताएगा, नॉट ऑब्लिगेटरी टू द प्रोवाइड अंडर द एनी लॉ, यदि लॉ के अकॉर्डिंगली होती तो मुझे उसका आईटीसी मिल जाता, लेकिन यहां पर लॉ के हिसाब से नहीं है, इसलिए उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, वो हो गई आपके ब्लॉक रेट में, क्लियर है स्टूडेंट्स, ओके।
इनपुट टू बी रिसीव इन 6 इंस्टॉलमेंट आउट ऑफ विच फर्स्ट लॉट वाज रिसीव। अभी कौन सा रिसीव हुआ है? फर्स्ट लॉट। तो मैंने कहा जब 6 लॉट मिलेगा ना तब लास्ट लॉट रिसीव होगा तब आईटीसी मिलेगा, तो यहां पर भी ये आईटीसी नहीं मिलेगा। तो लास्ट लॉट जब रिसीव होगा लास्ट लॉट पे आईटीसी मिलेगा, अब भी आईटीसी नहीं मिलेगा। एक एक पॉइंट लिखवा के हैं, तो जब लास्ट लॉट रिसीव होगा ना तब मुझे आईटीसी मिलेगा, अभी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। मैंने कहा जब गवर्नमेंट लेती है तो विच इज अर्लियर और देती है तो विच इज लेटर। आईटीसी के चैप्टर में कराया था, डायग्राम भी बनाया था। मैंने कहा आपके अप्रैल वो अगस्त में आपने पेमेंट कर दिया था, सितंबर अक्टूबर में ट्रक आए जा रहे हैं, लेकिन लास्ट वाला ट्रक कब आ रहा था? नवंबर में। तो मैंने कहा आपने पेमेंट अगस्त में ही कर दिया था, इनवॉइस भी अगस्त में आ गया था, लेकिन आप आईटीसी बुक कब करोगे? नवंबर में, जब लास्ट लॉट आ जाएगा, छठा लॉट आ जाएगा ना तब आईटीसी मिलेगा। एक एक क्वेश्चन करा रखा बेटा मैंने। ट्रक यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल, ट्रक यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, मैंने ट्रक का आईटीसी मिल जाता है, ट्रक का आईटीसी मिल जाता है। तो अपने वीएसआई के पैटर्न से जो पढ़ता है ना उसका तो पेपर में कहीं कोई दिक्कत आती है, वो एक एक क्वेश्चंस को एग्जाम में आराम से करेक्ट कर लेता है। क्यों? क्योंकि अपना मैटर ही उस हिसाब से बना हुआ है। पूरा पीडीएफ में एक एक आप पढ़ लोगे तो कहीं कोई डाउट ही नहीं रहेगी, एक एक चीज पूरी कवर कर रहा है, वो एक एक चीज कवर कर रहा है। देखो मैंने करवाया था ट्रक यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल, आईटीसी मिलेगा 150। कैपिटल गुड्स करेक्ट है। आउट ऑफ 3 आइटम इनवॉइस 2 आइटम इज मिसिंग। मैंने कहा आइटम मिसिंग, 2 का इनवॉइस मिसिंग हो गया। जीएसटी पेड ऑन दोस 2 आइटम्स पे क्या 2,85,000। तो मैंने आपको कहा था इनवॉइस जस्ट लाइक टू चेक, इनवॉइस जस्ट लाइक टू चेक। यदि आपके इनवॉइस खो गया तो भैया आईटीसी भी आपको नहीं मिलेगा। याद करो इनवॉइस लाइक जस्ट लाइक टू चेक है। तो यदि आपके इनवॉइस नहीं है ना तो आपको आईटीसी भी नहीं मिलेगा, इनवॉइस नहीं है तो आपको आईटीसी भी नहीं मिलेगा। ये चीज इसके से बता रहा है। तो यहां पर इन 2 का आईटीसी नहीं मिलेगा। 3,50,000 माइनस 2,82,000। तो मुझे यहां पर आईटीसी किसका मिलेगा? आपके बता रहा है 350, 2,82,000, 68,000 का आईटीसी अवेलेबल होगा। तो टोटल आईटीसी मेरा कितना मिलेगा मुझे? प्लस 150, 2,18,000। सिंपल 218 का आईटीसी मिलेगा। रेट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी मैंने कहा कि भैया हमेशा आपके जो भी प्रोडक्ट का रेट होगा क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको रेट याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको रेट याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि सीए इंस्टीट्यूट वो कहता है कि भाई आपको ऐसे फालतू चीज़ों पे दिमाग नहीं लगाना, जो काम की चीज़ें कंटेंट है उन्हीं पे प्रोविजंस पे ध्यान लगाना। तो कई स्टूडेंट कहते हैं सर इस प्रोडक्ट पे क्या रेट होगी, कैसे याद करें सर, कैसे अप्लाई करेंगे। मैंने कहा नहीं टेंशन लेना, क्वेश्चन हमेशा बताइएगा, आप क्वेश्चंस पे फोकस करना। तो ये कह रहा है कि देखो रेट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी 9%, 9% और 18% रेस्पेक्टिवली। और मैंने आपको बताया था यदि क्वेश्चन में रेट के बारे में नहीं कहा तो रेट 18% और सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई मानते हैं। अब यहां पर इस क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया कि सप्लाई इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट सप्लाई है, तो मुझे क्या माननी है स्टूडेंट? मैंने लिखवा रखा है आपको इंटर स्टेट सप्लाई माननी है। क्या माननी है आपको? इंटर स्टेट सप्लाई माननी है। और इंटर स्टेट सप्लाई की रेट क्या दे रखी है क्वेश्चन में? 18%। तो वो 18% से आपको उसको कंसीडर करना होगा। यदि क्वेश्चन में आपकी सप्लाई के बारे में कुछ नहीं कहा गया कि इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट सप्लाई है, तो उसे इंटर स्टेट सप्लाई मानना है। और इंटर स्टेट सप्लाई की रेट क्या दे दी? 18%। याद है मैंने स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर से मैंने आपको ये चीज करवाई थी कि इस स्तर से आपको करना होगा। All inward and outward supply exclusive of tax were applicable. All the conditions necessary for availing the ITC has been fulfilled subject to the information given below. All the inward and outward supply are interstate supply. ओहो इसने तो बोल दिया ना interstate supply है, बोल भी दिया। All inward and outward supply, और नहीं भी कहा जाता तो अपन वैसे लेते। Compute net GST payable in cash by SIL Limited for the month of March। तो कितना पेमेंट करना है? ओहो इतना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत से सिंपल क्वेश्चन है। तो मैंने कहा जीएसटी पेबल आपको मैंने करवा रखा है बहुत अच्छे से। इसने कहा आईजीएसटी पेबल निकालना है हमें, ये सारी सप्लाई उसने आईजीएसटी के साथ बताई।
तो CGST SGST देने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है उसने, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करना चाह रहा था। तो आउटवर्ड सप्लाई IGST कितना आया था, 15 लाख कुछ आया था, 15,75,000। रेट है 18%, तो कितना हो गया आउटपुट, $2,83,500 लेस इनका GST का मास्टर फॉर्मूला होता है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स। नाउ इनपुट टैक्स अभी अपन ने निकाला, ये रहा, मैंने क्वेश्चन में करा दिया, आपको अलग से करने की जरूरत ही नहीं है। 2,18,000 तो GST पेबल किससे पेमेंट होगा, ये तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बोली जाती है और ये इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ये मैंने आपको काफी डिटेल से करा रखा है। तो कैश लेजर से जमा कराना होगा 65,500। ये बेटा 8 नंबर का इस तरह से क्वेश्चन आता है, और देखो कितना सिंपल आता है। तो आप स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर GST में क्वेश्चन कैसे आते हैं। मैंने कहा GST सिंपल कोई सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ईजी है GST, बहुत ईजी है। तो ये आपके आ गया GST पेबल। बताइए कोई डाउट है, बताइए। मैं सॉल्यूशन भी लगा देता हूँ जिससे कि आपको मन में ये नहीं रहे कि सर सॉल्यूशन कैसे होगा, क्या रहेगा इसका सॉल्यूशन। लो सॉल्यूशन भी लगा दिया मैंने कि हम कैसे करें, क्या रखें। ये लो, देखने से इतना बड़ा लग रहा है लेकिन छोटा कितना है, आराम से हो गया ना। GST में टाइम नहीं लगता बच्चा, बहुत सिंपल पेपर आता है। ओहो। एक बार पढ़ लेते हैं, ये तो अपन बाद में आएंगे। GST पेबल इन कैश, सप्लाई ऑफ मशीनरी और ITC इज अवेलेबल। ये अभी अपन ने किया वही है। अपन देखते हैं, देखो लिस्ट प्राइस ऑफ द मशीनरी 10 लाख, सब्सिडी अमाउंट ₹210 रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसको इग्नोर करना है। सब्सिडी रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट सैम इज नॉट इंक्लूडिंग इन द वैल्यू इन टर्म ऑफ सेक्शन 15(2)E CGST एक्ट 2017। सब्सिडी रिसीव फ्रॉम NGO ये इंक्लूड होगी क्योंकि इसकी वजह से प्राइस में इन्फ्लुएंस हुआ है। सिंस द सब्सिडी इज रिसीव फ्रॉम द नॉन गवर्नमेंट बॉडी and directly linked to the supply same is include in the value of term of section 15(2)E। tax levy by the municipal authority include करेंगे,
पैकिंग चार्जेस इंक्लूड करेंगे 15 टू सी, ये मैंने बताया था, ये 15 टू ए, तो 15,75,000 आ गया। और इस पे आईजीएसटी है तो 18% आपके लगाओगे, सप्लाई है आईजीएसटी। जीएसटी बता रहा है, इंटरेस्ट हो गया। फिर आ रहा है कंपटीशन ऑफ आईटीसी दैट कैन बी अवेल बाय सील लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च। रॉ मटेरियल जो कि कब मिलेगा, नॉट रिसीव्ड इन मार्च, कब आ रहा है, अप्रैल में, रिसीव्ड इन अप्रैल। मेंबरशिप ऑफ क्लब ब्लॉक क्रेडिट का पार्ट है, तो आईटीसीस ब्लॉक इनपुट टू बी रिसीव इन 6 लॉट, फर्स्ट लॉट इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द month, in case of receive in lot, ITC taken only upon receipt of last lot. Truck used for transportation of raw material, ITC मिलेगा, this one. Capital goods ITC on available only on the base of valid document, लेकिन इनवॉइस जिसका मिसिंग हो गया उसका ITC आपको नहीं मिलेगा, तो हटा दो, तो केवल 68,000 का, तो ये जगह 2,18,000। और इधर ये आपके आ गया इसका, तो ये मैंने कहा कि ये हो गया 2,83,500, दिस वन 2,83,500, और ये इनपुट आ गया 2,18,000, तो हमारे डिफरेंस इज जीएसटी पेबल। इतना सिंपल 8 मार्क्स का जीएसटी का क्वेश्चन आता है, बहुत इजी आता है, बताइए। बोलो स्टूडेंट्स, जीएसटी तो बहुत इजी है ना, देखो कितने फटाफट अपने एमसीक्यू कर लिया, इसका 8 मार्क्स का क्वेश्चन अपने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं आगे, ई इनवॉइसिंग का लिमिट मैंने कहा था 10 करोड़ हो गई है आपके, चेंज हो गई है, तो उसके हिसाब से मैंने आपको बताया था, पढ़ा भी रखा है आपको कि ई इनवॉइसिंग की लिमिट 10 करोड़ हो गई है, और कब से 17, 18 एंड ऑनवर्ड आपको देखना होगा। आंसर भी लगा देता हूं मैं, आपको इजी रहेगा पढ़ने में। ओके ओके, वो आंसर ही था, कोई नहीं, क्वेश्चन लगा देते हैं अपन इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7A, this one is answer। देखो, एडन लिमिटेड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एंड डीलिंग इन द एजुकेशनल टॉयज गुड्स हो गए, हैज एन एग्रीगेट टर्नओवर 18 करोड़ इन द प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर। अब 10 करोड़ हो गई ई इनवॉइसिंग की लिमिट भैया, आपके ई इनवॉइसिंग देखो मैंने स्टेटरी अपडेट में लिखवा रहा था, तो उसके लिए लिमिट कितनी होगी, 10 करोड़। कब से, ऑन और आफ्टर 2017 एंड 18 फाइनेंशियल ईयर। तो 10 करोड़ से ज्यादा है तो वहां आपको ई इनवॉइसिंग की बात ये करता है। तो यहां 10 करोड़ से ज्यादा है तो ई इनवॉइसिंग चाहिएगा। द टैक्स कंसल्टेंट ऑफ ईडन Limited advised it to issue e-invoice mandatory in the current financial year. However, Eden Limited is of the view that since the aggregate turnover is less than the threshold limit applicable for e-invoice, so it's not required
इनवॉइस गलत कर रहा है। यू आर रिक्वायर्ड टू कमेंट अपॉन वैलिडिटी ऑफ द एडवाइस गिवन बाय द टैक्स। देखो ई इनवॉइस की लिमिट 10 करोड़ हो गई है। ई इनवॉइसिंग हैज बीन मेड मैंडेटरी फॉर ऑल रजिस्टर्ड बिजनेस एक्सेप्ट स्पेसिफाइड क्लास ऑफ द पर्सन को छोड़ दो। With an aggregate turnover in the preceding financial year 17 and 18 and on what aggregate, तो ये कह रहा है ग्रेटर देन 10 करोड़ 10 करोड़ से ज्यादा है इन द B2B सप्लाई। और ये सप्लाई किसके लिए थे? B2B पढ़ा रखा है मैंने। तो ऐसे केस में thus the advice given by the tax consultant of Eden Limited for issue of the e-invoice mandatory in the current financial year is valid in law as aggregate turnover of the Eden Limited exceeding the threshold limit 10 crore in the preceding financial year। इसका भी पार्ट देख लो। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को इवन इसकी कहां जरूरत आई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो मैंने कहा भगवान है भैया, भगवान को जरूरत थोड़ी होती है, नहीं होती ना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भगवान है, तो इसको ये इन्वेस्टिंग की जरूरत नहीं है। साथ में मैंने पूरी की पूरी लिस्ट लिखवा रही थी कि भाई इनको आपके इन्वेस्टिंग की जरूरत ही नहीं होगी। This one, a government department is registered under GST is aggregate turnover in the preceding financial year 22 crore. You are required to comment with help of the relevant provision whether the said department is required to be e-invoicing। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है भैया, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भगवान होता है तो नहीं है जरूरत। The following entity are exempt from mandatory requirement e-invoice। जैसे मैंने कहा स्पेशल इकोनॉमिक सेज में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है, सेज में है। इंश्योरेंस और बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग एनबीएफसी को नहीं है। जीटीए सप्लाई और सर्विस, देखो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करा के आपके करवा रखा है ई इनवॉइसिंग के चैप्टर में, ये पूरी पॉइंट लिखवा रखे हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड इन ए गुड्स कैरेज, साथ में पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस और पर्सन सप्लाइंग और सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमा ऑटोग्राफिक फिल्म इन ए मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स। और ये आ गया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटी। तो भैया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटी को ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। Thus, in the given case, the government department is not required to issue e-invoicing in the current financial year if its aggregate turnover exceeding the 10 crore, चाहे 10 करोड़ से ज़्यादा है, लेकिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ई-इनवॉइसिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैंने आपको एक एक चीज़ करा रखी है, एक एक पॉइंट लिखवा रखे हैं, आपको कोई बाहर से नहीं है, एक क्वेश्चन तक बाहर से नहीं है। जो भी है पूरा का पूरा मैंने PDF में आपको दिखना, सारी चीज़ मिल जाएगी आपको। तो स्टूडेंट आपको बाहर से कुछ पढ़ने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है, एक भी चीज़ आपको बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने VSI के जो नोट्स हैं वो सारे आपके अपडेटेड हैं। लेकिन PDF जो मैंने आपको टेलीग्राम पे भी सेंड करवाए हैं वो सारे अपडेटेड हैं। आप स्टूडेंट केवल उन्हीं को ही परस्यू करना, इसके अलावा परस्यू मत करना, टाइम वेस्ट मत करना आपका, क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको पढ़ाते वक्त भी कहा था कि जो करा रहा हूं इससे बाहर से कुछ नहीं आएगा, ये स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था। बत्रा लिमिटेड ए नॉर्मल टैक्स पेयर is winding up its business in Rajkot. The tax concerned Batra Limited suggests that Batra Limited will have to file either
the annual return or the final return at the time of voluntary cancellation of registration. एनुअल तो करनी है और फाइनल रिटर्न भी देनी है। राज को, डू यू एग्री विद द स्टैंड टेकन बाय द टैक्स कंसल्टेंट ऑफ बत्रा लिमिटेड, ऑफर योर कमेंट, इग्नोर एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ बत्रा लिमिटेड? उससे कोई मतलब नहीं है भैया, सीधी सी बात है, आइदर थोड़ी दोनों ही करनी है। नो, स्टैंड टेकन बाय द टैक्स कंसल्टेंट ऑफ बत्रा लिमिटेड नॉट करेक्ट, क्योंकि एनुअल रिटर्न अलग है और फाइनल रिटर्न तो जब कैंसिल कर रहे हो आपको जीएसटीआर 10 फाइनल रिटर्न फाइल करनी होती है, जब डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिल, डेट ऑफ कैंसिल विच इज लेटर, उसके 3 महीने के अंदर। तो एनुअल रिटर्न इज द रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड बाय द एवरी रजिस्टर्ड पर्सन। आपने ये क्वेश्चन था ना, ये अपने नोट्स में है, अपने पीडीएफ में देखना, ये क्वेश्चन है। टैक्स एज ए नॉर्मल टैक्स पेयर, फाइनल रिटर्न इज फाइल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन हु हैव अप्लाइड for cancellation of the registration within the 3 months of the date of cancellation order. In the given case, Batra Limited registered person winding up of business and has thus applied for the cancellation of registration. Therefore, it is required to file both annual return or आपके final return. तो required file both return. GSTR 9 and GSTR N। 9 कौन सी है सर? एनुअल रिटर्न है, करेक्ट है बेटा, दिस इज एन एनुअल रिटर्न। is the final return, करेक्ट है। तो ये इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन है और सब मैंने आपको अपने पीडीएफ में ऑलरेडी अवेलेबल है सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 9, देखो आपको मैंने बताया था एक बार जो ई-वे बिल जनरेट हो गया वो कभी एडिट नहीं होगा, कभी भी एडिट नहीं होगा। हाँ, कैंसिल कर सकते हो उसको, कैंसिल कर सकते हो, कभी भी एडिट नहीं होगा, कैंसिलेशन होगा। और कैंसिलेशन भी कब कर सकता है? विद इन द 24 आवर्स में। और सामने रिसिपेंट उसको क्या कर सकता है? रिसिपेंट उसको रिजेक्ट कर सकता है, रिसिपेंट उसको रिजेक्ट कर सकता है, ये 72 आवर्स के अंदर। मैंने ये इंपॉर्टेंट चीज करके लिखवाई थी कि रिसिपेंट उसको रिजेक्ट कर सकता है 72 आवर्स में, और जो जनरेटर है, जो जनरेट कर रहा है, वो उसको कैंसिल नहीं, वो एडिट नहीं कर सकता, उसको केवल कैंसिल कर सकता है। और वो भी टाइम कितना होगा? 24 आवर्स में, 24 आवर्स के अंदर उसको कैंसिल कर सकता है। याद कर लो, नोट्स में मैंने सारा लिखवा रखा है ये सारी चीज। यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, आप पढ़ के देख लो। तो हमको तो पता रहता है कि एग्जाम में भाई किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, वो उसी हिसाब से मैंने सारे आपके पीडीएफ नोट्स बना के अपडेटेड आपके पोर्टल पे दिए हुए हैं, अपडेटेड एक अपडेटेड नोट्स हैं। और उससे बाहर मैंने कहा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आपके आरटीपी देख लो, एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं है, सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं है। श्यामनाथ, ए रजिस्टर्ड पर्सन हैज caused the movement of goods consignment value exceeding rupees 50,000, consignment value 50,000 जाता है, in relation to supply and thus generate e-way bill. However, after generation of e-way bill, he found a mistake in e-way bill and want to edit it. No, possible नहीं, no. You are required advice to Shyamnath. He can do so within the help of the relevant provision. There is some mistakes. तो मैंने कहा भैया कभी भी एडिट नहीं होता, कैन नॉट बी एडिटेड, कभी भी एडिट नहीं होगा। ओनली ऑप्शन टू कैंसिल ऑफ ई-वे बिल कितने टाइमिंग है? विद इन द 24 आवर्स ऑफ जनरेशन ऑफ न्यू वन ऑफ द करेक्ट डिटेल। Above mentioned provisions, Shyamnath cannot edit the e-way bill. However, it can be cancel the e-way bill within the 24 hours. ये मैंने आपको बहुत अच्छे से करा रखा है।
एक एक पॉइंट लिखवा रखा है, आप देखना अपने पीडीएफ में एक एक चीज मिलेगी, आपको एक एक चीज मिलेगी, बाहर एक भी चीज नहीं जाएगी। ये स्टैट्यूटरी अपडेट में मैंने कराया था, गेस्ट एंकर जो आते हैं, जैसे मैंने कहा टीवी पे जो गेस्ट एंकर आते हैं, तो क्या उनको जीएसटी पे करने की लायबिलिटी आएगी क्या? मैंने कहा ये भी इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको एग्जामिशंस के चैप्टर में अपडेटेड पीडीएफ में करा रखा था। तो मैंने कहा गेस्ट एंकर यदि वो रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर तो उसको जीएसटी कलेक्ट करना पड़ेगा, और वो सप्लाई उसकी टैक्सेबल सप्लाई है, एग्जम्प्टेड नहीं है। लेकिन उसकी वैल्यू सप्लाई 20 लाख से कम है या एमएमएनटी में 10 लाख से कम है और जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो जीएसटी कलेक्ट नहीं करेगा, अदरवाइज गेस्ट एंकर पे जीएसटी की लायबिलिटी लगेगी। और ये स्टैट्यूटरी अपडेट में था, और मैंने स्टैट्यूटरी अपडेट आपको क्लास में करा रखा है, आप देखना एग्जामिशन वाले चैप्टर में ये भी करा रखा है, एक एक पॉइंट करा रखा है बेटा, एक एक पॉइंट। ये लो अपन देख लेते हैं इसको भी। लास्ट क्वेश्चन आपके, लास्ट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन। जिसने क्लास ली है उसको एक एक चीज मिल जाएगी, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, सारी चीज पढ़ी हुई है, सारी चीज पढ़ी हुई है स्टूडेंट। एग्जाम द इम्प्लीकेशन ऑफ जीएसटी ऑन पेमेंट, जीएसटी ऑन पेमेंट ऑफ फॉरेन टू गेस्ट एंकर। जो मैंने कहा टीवी पे आपके एंकर्स आते हैं, डिबेट करते हैं, उनको जो फीस दी जा रही है वो फीस जीएसटी के लिए लायबल है, उस पर एग्जामिशन नहीं है। बस कंडीशन है एंकर यदि जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो उसे जीएसटी कलेक्ट करना पड़ेगा उस वैल्यू ऑफ सप्लाई पे। तो वो आपके मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी है, आप याद करना कि ये कह रहा है एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन हॉर्नियम पेड टू गेस्ट एंकर्स। संसद टीवी एंड अदर टीवी चैनल इनवाइट guest anchor to participate in their show and pay remuneration to them in the form of the honorarium. The clarified supply of goods and service are taxable unless exempt or declared as neither a supply of goods nor a supply of service. Service provided by the guest anchor in lieu of the honorarium attract to GST liability। मैंने कहा GST लगेगा, याद करो, करा रखा है ना, ये सारी चीजें है। How guest anchor, however, the aggregate turnover in a financial year does not exceeding 20 lakh or 10 lakh, तभी exemption है। A specified category of state shall not be liable to registered and pay GST। तो not be liable to be registered, जैसे अपन बात करें उनको छोड़ दो, बाकी के तो आपके GST लगेगी। तो बहुत अच्छे से मैंने क्लास में करा रखा है। तो एक एक क्वेश्चन स्टूडेंट मैंने आपको क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है, आपसे शेयर कर रखा है। आई थिंक आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और भी आपको कोई डाउट लगे तो आप मेरे को फ्री टू माइंड कॉल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और स्टूडेंट मैंने आपको बताया था अपने पीडीएफ से बाहर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि पीडीएफ में सारी चीज़ कवर कर रखी है, जितने भी स्टैट्यूटरी अपडेट आ रखे हैं वो भी आपको एक एक चीज़ मिल जाएंगे, बाहर से कुछ नहीं पढ़ना, आपको बाहर से कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि वो टाइम वेस्ट होगा आपका, और टाइम वेस्ट आपके पास है नहीं, इतना टाइम आप वेस्ट करो। तो जो क्लास नोट्स में मैंने करा रखे हैं वो सारी चीज़ देखो, एक भी चीज़ बाहर से नहीं है, पूरी मैंने आरटीपी शुरू से लेकर लास्ट तक एक एक क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर लिया। और आपको ने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा एक एक क्वेश्चन अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है क्लास के अंदर, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। और आपके पास टाइमिंग है अभी, आराम से आप सफिशिएंट पढ़ाई करो, आराम से स्टडी अच्छे से करो, मन लगा के करो, जिससे कि आपका बोथ ग्रुप क्लियर हो जाए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।